You are watching the Stump Mike podcast. हाय ब्रो, कैसा है? हाय बढ़िया। तो आई थिंक अभी हम लोग वीकली रिव्यू करते हैं कि एक बार एक एक टीम बाय टीम जाते हैं, चेक करते हैं कि टीम कैसा कर रही है और फिर कोई स्पेशल मोमेंट्स अगर कोई होगा स्पेसिफिक मैच का तो फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली से स्टार्ट करना है क्या? हाँ, दिल्ली से ही स्टार्ट करते हैं, हमारी फेवरेट टीम। लास्ट टाइम जब हमने एंड किया था तब दिल्ली का ही मैच चल रहा था और हमने प्रिडिक्ट किया था कि आरसीबी जो है कुछ 160 तक जाएगी एंड दिल्ली चेस कर लेगी आराम से। बट हमारे प्रिडिक्शंस एकदम उल्टे पड़ गए बिकॉज आरसीबी मैनेज टू स्कोर ओवर 170 और दिल्ली एक रन से मैच हार गया। आई थिंक वही है क्योंकि हमने डिविलियर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। डिविलियर्स ने आई थिंक सिंगल हैंडेडली पूरा गेम चेंज कर दिया था उसमें। अगर बाकी और डिविलियर्स को अंडर एस्टिमेट और आई थिंक रबाडा चल नहीं रहा है दिल्ली का। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था रबाडा के कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो जल्दी भी लेके आ गया था पंत रबाडा को जस्ट इसी वजह से कि वो डिविलियर्स को आउट करके दे दे तो लास्ट ओवर में दिक्कत नहीं होगी। बट वही है, हाँ, रबाडा कुछ कर नहीं पाया। एंड आई थिंक दिल्ली की बैटिंग तुझे कैसी लगी? हाँ, मतलब वो तो इशू था ही ऋषभ पंत वाला। ऋषभ पंत बिल्कुल एक्सेलरेट ही नहीं कर पाया था। आई थिंक यही है ऋषभ पंत का जो मैंने नोटिस किया है वो यही है कि लास्ट ईयर आईपीएल से उसने थोड़ा ये शुरू किया है कि वो अगर स्टार्टिंग में जल्दी विकेट्स गिर गए तो वो थोड़ा कॉशियसली खेलेगा। जैसे उस गेम में भी वो 28 फॉर 2 पे आ गया था बैटिंग करने। और वही लास्ट सीजन भी जब शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, इनकी ये दिक्कत है कि ये लोग जब चलते नहीं है तो काफी जल्दी ये पहले ओवर में ही आउट हो जाते हैं। तो पंत जब जल्दी आता है तो वो जब कॉशियसली खेलता है तो फिर वो उसी मोड में ही रहता है, फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट नहीं कर पाता। ये मैंने नोटिस किया है कि अगर एक तो बार उसने धीरे खेलना शुरू किया तो फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। ये मल्टीपल टाइम्स देखा है क्या तूने? हाँ, मतलब लास्ट सीजन तो पूरा सीजन ही ऐसे गया था ना। लास्ट सीजन तो उसका कोई रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा था ही नहीं क्योंकि वो लिटरली हर मैच में ही वो और अय्यर बैटिंग करने आ जाते थे पावर प्ले के अंदर। और हाँ, उससे पहले तो इतनी ज्यादा वो थी नहीं, उससे पहले वो इतना कॉशियसली खेलता नहीं था। जैसे लास्ट ईयर उसका स्ट्राइक रेट 114 था पूरे आईपीएल में। एंड तो मैंने देखा कि इस बार भी वही 18th ओवर तक उसका रन बॉल था। इंटेंशनली भी कर रहा था तो काफी लेट छोड़ा आई थिंक। नहीं, आई थिंक वो मार रहा था। जो जब मैंने मैच देखा था मेरे को याद है वो स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। अगर देखो याद हो, लेट लेट के शॉट मार रहा था, गिर रहा था, टंबल कर रहा था बस मारने के चक्कर में, बट लग ही नहीं रहे थे उससे शॉट। और वही है हाँ, कि हेटमायर की इनिंग्स की वजह से ही मैच ऐसे इतना क्लोज पहुंचा कि बस एक रन से हारे। बट मतलब मैच वर्चुअली ओवर हो चुका था तब तक। बट ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो विकेट एक्चुअली इतना अच्छा नहीं था शायद बैट करने के लिए, क्योंकि स्टॉइनिस भी नहीं चला था उस मैच में ज्यादा, मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा था उसने। हेटमायर को छोड़ दें अगर, तो बाकी बैटिंग लाइनअप एज अ होल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। हाँ, वो वही था, दोनों टीम में ही सिर्फ दो प्लेयर्स ही चले थे। दिल्ली की टीम से हेटमायर और आरसीबी की टीम से डिविलियर्स। बाकी इसके अलावा पूरे मैच में ही ज्यादा कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। एंड डैनियल सैम्स वो दिल्ली का था पहले एंड अब वो बैंगलोर से खेल रहा था एंड उसने भी अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है उसने 2 ही ओवर डाले बट इकोनॉमिकल था वो भी। हाँ, इनफैक्ट डैनियल सैम्स और हर्षल पटेल ये दोनों उन्होंने ट्रेड किए थे। ओ, हर्षल पटेल भी लास्ट ईयर डीसी में ही तो था, फिर उसके बाद इस हाँ, साल उन्होंने उसको दे दिया। तो इस मैच में और कुछ है क्या? हाँ, इस मैच में आई थिंक मेरे को नहीं पता तूने वो देखा है या नहीं, बट आज ही आई थिंक रिलीज करी है दिल्ली ने जो वो लोग वो करते हैं ना, रिकी ड्रेसिंग पॉन्टिंग रूम। की स्पीच। हाँ हाँ, हाँ, ड्रेसिंग देखी रूम मैंने। वाली हाँ, इस मैच की। हाँ, तो वही था ना उसमें कि पॉन्टिंग बेसिकली वही कंसोल कर रहा था और वो समझ पा रहा था। तो आई थिंक वही है ना कि इसी वजह से डीसी इतना अच्छा भी कर पा रही है क्योंकि वही है कि कुछ टीम कैप्टन वाली टीम होती है, कुछ टीम कोच वाली टीम होती है, कुछ ओनर्स वाली टीम होती है। और दिल्ली में हाँ, ये कोच वाली टीम है। और मतलब पॉन्टिंग समझ रहा था कि हाँ ऋषभ पंत इतना खुद के ऊपर खुद को ब्लेम कर रहा होगा और बस वही है, उसने उसको मोटिवेट किया और कि हाँ ठीक है, उसने उसको वो सिंबॉलिकली ड्रेसिंग रूम प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जस्ट टू बूस्ट हिम अप। और वो आई थिंक काफी अच्छा जेस्चर था क्योंकि वही है, वो हाँ, समझता है कि बिना पंत के ये लोग नहीं जीत सकते। और इस मैच के बाद से जो सेकंड मैच था डीसी का इस वीक अगेंस्ट हाँ, केकेआर, हाँ, पृथ्वी शॉ 82 ऑफ 41।
टोटली वन साइडेड। हाँ, वो पहले ओवर में जो उसने शिवम मावी को मारा, मतलब हाँ उसको पता था कि शिव, इनफैक्ट ऐसा था कि पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने बोला भी था कि क्योंकि वही ना ये दोनों साथ में काफी खेले भी हैं, और हाँ अगर मैंने तो ओवर लाइव देखा था तो उस टाइम पे कमेंटेटर्स भी सब बोल रहे थे कि शॉर्ट बॉल क्यों नहीं डाल रहा, शॉर्ट बॉल क्यों नहीं डाल रहा। पृथ्वी शॉ तक हो गया था बैटिंग करते हुए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट बॉल शॉर्ट बॉल होगी, नेक्स्ट बॉल शॉर्ट बॉल होगी, तो मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा था उसलिए। बट वो शॉर्ट बॉल उसने तब भी डाली ही नहीं, और सारी बॉल इजीली एक ही स्पॉट पे थी और बस वो मारता गया चौके। ना कि सिर्फ शिवम मावी बट आई थिंक पैट कमिंस भी जब बॉलिंग कर रहे थे ये लोग, तो वो भी शॉर्ट बॉल नहीं डाल रहा था ज्यादा। पूरा मैच अगर हम देखें ये वाला, केकेआर का हर बॉलर पिटा है एक्सेप्ट फॉर पैट कमिंस, जिसकी बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर्स हैं कि उसने 24 रन ही दिए और 3 विकेट्स भी लिए हैं। जितने भी विकेट्स गिरे वो सारे उसी ने लिए थे। बट एक चीज है, जो विकेट्स गिरे मतलब ठीक है, धवन का विकेट तो उसने लिया था, बट शॉ और पंत का विकेट तो उसको एकदम एंड में ही मिला था। और हाँ वो तभी था बेसिकली। ये एक्चुअली काफी अच्छी चीज लगी थी मेरे को डीसी की साइड से, कि दिख रहा था कि ये लोग नेट रन रेट के लिए खेल रहे हैं। मतलब काफी क्लियरली एविडेंट था ये चीज, क्योंकि वही है कि अगर वो चाहते तो इजीली वो नॉक करके शॉ की सेंचुरी करवा सकते थे। शॉ भी मे बी थोड़ा वो हो सकता था कि वो हाँ ठीक है थोड़ा धीरे से खेल ले, पंत भी हिट एकदम मारते हुए आउट हुआ। तो ये सब लोग बस इनको था कि ठीक है अब हम लोग इस पोजीशन पे पहुंच गए कि अब हम हार तो सकते नहीं है, तो जितना जल्दी हम चाहे उतना जल्दी हम खत्म कर रहे हैं इस मैच को, ताकि हमारा नेट रन रेट भी अच्छा हो। और आई थिंक इसी वजह से ही दोनों विकेट्स भी पैट कमिंस को मिली थी। ओके, हाँ गुड पॉइंट। शिखर धवन की इनिंग्स कैसी लगी? मतलब वो एकदम डिफरेंट मोड में था इस बार। हाँ मतलब वही है ना, शिखर धवन को बिल्कुल हिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो लोग, पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट आई थिंक जब वो 48 ऑफ 16 था वो एक पॉइंट पे। तो वही है कि शिखर धवन, वो अगर पृथ्वी शॉ 300 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था तो शिखर धवन को आई थिंक बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो इजीली उसको बस स्ट्राइक रोटेट कर सकता था, और वही उसने हाँ किया। और वही है ना, अब 156 उन्होंने 16.3 ओवर्स में चेस कर ली है, तो ठीक है फर्क नहीं पड़ता अगर शिखर धवन जैसा भी खेला। इनफैक्ट मतलब सेंसिबल इनिंग्स ही थी कि एटलीस्ट दूसरी साइड से विकेट्स तो नहीं गिर रहे, शॉ प्रेशर में ना आए। हाँ, इनफैक्ट मैं वही सोच रहा था कि यूजुअली कोई और होता तो वो अपनी गेयर में ही खेलता, वो मतलब ऐसा नहीं करता कि चलो शॉ को ही ज्यादा स्ट्राइक दो, क्योंकि ओपनर्स यूजुअली दोनों हिट करने लगते हैं। बट आई थिंक धवन का थोड़ा वही एक्सपीरियंस ज्यादा है, थोड़ा सिक्योर है वो अपने माइंड में कि हाँ जगह मेरी तो है ही, मैं आराम से अपना खेलूंगा ही नेक्स्ट मैचेस। तो आई थिंक उस वजह से भी वो थोड़ा उसमें वो स्टाइल ऑफ प्ले आया डिफरेंट। हाँ, और मतलब वही है, अगर हम देखें तो पूरे बैटिंग लाइनअप में सबसे सीनियर बैट्समैन भी धवन ही है, हम्म। बाकी सब यंग प्लेयर्स हैं, इवन फॉरेन प्लेयर्स भी। स्टीव स्मिथ हाँ ठीक है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस, ऑल्दो धवन जितना वैसे भी नहीं है, बट स्टीव स्मिथ भी वही है, अभी टीम में नया ही है, तो अभी के लिए वो जो पिलर है बैटिंग लाइनअप में वो धवन ही है। हाँ, एंड ये दोनों मैचेस अहमदाबाद में हुए हैं, तो अगेन काफी एक जैसे ही मानूंगा मैं कि मतलब जो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं वो यूजुअली उतना ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं क्रिएट कर पा रहे, एंड जो चेस कर रहे हैं वो भी अगेन ये एक्सेप्शन हो गया, चलो कि ठीक है 16 ओवर्स में ही चेस हो गया। बट जो पिछला मैच था डीसी का, उसमें उन्हें थोड़े ट्रबल आए थे उतना स्कोर चेस करने में। हाँ वो था, ऑल्दो जो इसके अलावा जो बचा हुआ मैच था उसमें जो पंजाब ने मारे थे जिसमें ओके प्रॉपर, हाँ हाँ हाँ, हाँ ऑल्दो उसमें भी उनका टोटल इतना नहीं था जितना टोटल हम दिल्ली में देख रहे हैं आजकल, कि हाँ 200 इजीली लग भी रहे हैं और चेस भी हो रहे हैं। 179 था, बट वो काफी अच्छा टोटल था। और वही आरसीबी की वो वाली इशू उनको जो दोबारा है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हर्षल पटेल के लास्ट ओवर में और जनरली डेथ ओवर्स में उनको काफी रन गए थे। इनफैक्ट कुछ ऐसे था, हर्षल पटेल के लास्ट के 2 ओवर्स में 40 रन गए थे। और वही है, हाँ ऑन एन एवरेज भी अगर हम कंसिडर करें तो ठीक है, मान लेते डेथ ओवर्स है 20 रन चले जाएंगे। और बोला भी था विराट कोहली ने कि आई थिंक वी गेव अवे 20 एक्स्ट्रा रन्स इन द डेथ ओवर्स, जिस वजह से वही है कि स्कोरबोर्ड प्रेशर, और फिर वही वो चेज ही नहीं कर पाए। हाँ। आई थिंक एक जो एक्स्ट्रा चीज इस बार देखने को मिली कि पंजाब किंग्स के लिए जिस तरीके से हरप्रीत बरार खेल रहा था, कि वो बैटिंग वाइज बोल रहा हूँ मैं पहले अभी, कि उसके प्रॉपर शॉट्स लग रहे थे अच्छे।
डेथ में आके एकदम उसने अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। राहुल तो खेल ही रहा था, एंड राहुल ने भी अपना इनिंग्स एकदम दो अलग अलग मोड्स में खेला था कि फर्स्ट कुछ 30 बॉल्स उसने रनर बॉल ही खेला था, एंड आफ्टर दैट उसने एकदम 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है 90 तक। हाँ मतलब वही है ना कि वही है, राहुल को काफी क्रिटिसिज्म मिलता भी है, कभी कभी जस्टिफाइबल भी होता है कि हाँ ठीक है कि वो इतना स्लो खेल रहा है, जबकि वो वही है कि फ्रीली शॉट मेकर है, वो इजीली खेल सकता है, पोटेंशियल है उसके पास। बट वही है, वो टीम का कैप्टन भी है, उसको वही देखना है कि अगर मैं भी ऐसे रेकलेसली खेलूंगा तो वही है कि कोई बचेगा नहीं, तो उसको इस तरीके से खेलना ही पड़ता है, और फिर से वो ऑरेंज कैप भी बन गया। हाँ हाँ, एंड वो अपना गियर तब स्विच कर रहा था जब गेल भी मारने लग गया था, तो जब दूसरे एंड से थोड़ा सपोर्ट अच्छा होने लग गया था, आई थिंक देन ही थॉट कि ठीक है, नाउ आई कैन प्ले माई शॉट्स। हाँ, और इस इनिंग्स के बाद हरप्रीत बरार की बॉलिंग, उसने 3 विकेट, वही मतलब ये तो किसी भी बॉलर का ड्रीम होगा अगर वो आरसीबी के अगेंस्ट खेल रहा है और उसको कोहली, डिविलियर्स और मैक्सवेल की विकेट मिल जाए। हाँ, उसने उन तीनों की विकेट्स ली हैं और उसने कोहली हाँ मैक्सवेल को बोल्ड किया था। हाँ, और डिविलियर्स वाली बॉल भी अच्छी थी, वो आई डोंट थिंक कि बस वो हिट करते हुए आउट हुआ था डिविलियर्स। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, डिविलियर्स अपना एक वो पुल सा शॉट खेलता है ऑफ में, तो हाँ वो हाँ शॉट वो खेल रहा था एंड वो कैच हो गया हाँ, कवर्स सर्कल के के साइड। अंदर ही। हाँ भाई, हम्म। ड्रीम स्पेल था ये, तो तीनों का विकेट ले लिया, एंड आई थिंक ये उसके पहले विकेट्स हैं पूरे आईपीएल करियर के। विराट कोहली उसका फर्स्ट आईपीएल विकेट था। ओ हाँ। इस मैच में एक चीज जो और अच्छी थी, मतलब पंजाब के साइड से ही, कि उन्होंने ओपनिंग पेयर पाटिकल को तो चलो जल्दी आउट कर ही दिया, बट कोहली और पाटीदार को भी उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। दोनों का ऐसे रन रेट मतलब 10 ओवर्स के बाद तक 6 का ही रन रेट चल रहा था टीम का, दोनों का स्ट्राइक रेट 100 के अराउंड ही था। तो आफ्टर 10 ओवर्स कंप्लीट हुए तो उनको उनका थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ था कि अब उन्हें गियर चेंज करना है, एंड उस चक्कर में भी थोड़ा रिस्क लेने के चक्कर में मे बी जल्दी आउट हो गए। हाँ मतलब काफी अच्छी डिसिप्लिन्ड और टाइट बॉलिंग थी, और वही है उस वजह से वो हाँ, नीचे थे। कोहली का जो डिसमिसल था वो वही था कि वो चार्ज करके बस बॉल को ऐसे पुल करना चाह रहा था, स्पिन बॉल को, एंड वही वो बीट हो गया। हम्म। एंड मैक्सवेल का तो पता नहीं, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो लाइन ही नहीं देख पाया बॉल की, वो बोल्ड हो गया। आई थिंक अब हमें वापस आईपीएल वाला मैक्सवेल देखने को मिल गया। हाँ, तो अभी मैक्सवेल की कितनी इनिंग्स हो गई हैं जब से ही हैजंट परफॉर्म्ड वेल? उसके बाद उसने 2 ही इनिंग्स खेली है ना एक्चुअली। एक तो उसी दिन थी ट्यूसडे को जब हम मैच डिस्कस कर रहे थे, हाँ उस दिन भी हाँ वो चीपली आउट हो गया था। उससे हाँ पहले एक मैच पहले भी वो आउट हुआ था जब ये लोग चेन्नई के अगेंस्ट खेल रहे थे, जब जिसमें जडेजा ने बहुत मारे थे रन लास्ट हाँ। ओवर में हर्षल पटेल के। और ये थर्ड मैच हो गया। तो अभी 3 मैचेस से थोड़ा सा मैक्सवेल का परफॉर्मेंस नीचे है, बट आई थिंक हाँ। ओवरऑल अगर हम देखें ये 3 मैचेस भी, तो आरसीबी का, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच भी छोड़ दें, उसमें भी डिविलियर्स वाला पार्ट छोड़ दें, तो पूरे आरसीबी बैटिंग का ही ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं रहा इन तीनों मैचेस में। हाँ, और 2 मैच तो वही थे, एकदम हाई प्रेशर चेज वाली सिचुएशंस थी, कि एक जिसमें वो चेन्नई के अगेंस्ट इतना बड़ा टोटल कर रहे थे, और इस बार भी आरसीबी जब पंजाब के अगेंस्ट था तो वही था, ऑलरेडी रन रेट इतना बढ़ गया था कि वही था कि उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो वो भी रीजन है। हाँ, इस बार गेल की इनिंग्स देखी थी क्या? गेल की इनिंग्स मुझे जितना मैंने देखा था थोड़ा, आई थिंक वो स्टार्टिंग में अपना टाइम ले रहा था अच्छा खासा। हाँ, आई थिंक ये तो गेल का टेम्पलेट ही बन चुका है, मतलब लास्ट 2-4 सालों में जब भी उसने पंजाब के साथ खेलना शुरू किया है, तो वो वही करता है कि पहली 10 बॉल उसका रन बॉल ही रहता है, और खासकर कि वही है ना, वो नंबर 3 पे भी खेलता है, तो नंबर 3 पे भी उसको है कि चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा वो पहले टाइम ले लिया उसने, वही वो पावर प्ले वाला फ्रीडम नहीं है उसके पास यूजुअली कि वो आते ही अटैक कर दे। तो वो ठीक है, उसको लगता है कि ठीक है, मैं एक बार 10 बॉलें ले ली, मैं थोड़ा निक में आ गया, इजीली स्ट्राइक रोटेट कर दी, और फिर उसके बाद ही वो मारना शुरू करता है। हाँ और पंजाब का जो दूसरा प्लेयर है निकलस पूरन, वो वही निक उसकी आई थिंक 4 डक्स हो चुके हैं अभी तक। ओ और वही है कि फैन सारे वही उसी में ही लगे हुए हैं कि तुम्हारे पास नंबर 1 T20 बैट्समैन है डेविड मलान, उसको बस तुमने किस लिए खिला रखा है। आई थिंक वही है कि आई एक्सपेक्ट कि मे बी आज जो है वो लोग कर दें, क्योंकि वही है प्रभ सिमरन भी चला नहीं था, तो मे बी वो वही कर दें कि पूरन की जगह वो लोग मलान को ले आए, मलान ओपन कर लेगा,
और प्रभ सिमरन की जगह मनदीप और सरफराज आके नीचे खेल सकते हैं। और मतलब वही अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने ओपनिंग उसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वही है कि अगर वापस मयंक अग्रवाल आता है तो फिर वो कहाँ बैट करेगा, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। बट अगर वही अभी के लिए वो कंफर्टेबल है, क्योंकि पूरन बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो एंड मलान इज जस्ट एन ओपनर ना, मतलब वो किसी और पोजीशन में उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खिलाने के लिए। नहीं, मलान अभी जो इंडिया सीरीज थी उसमें शायद वो नीचे ही खेलता था, नंबर 3 पे खेलता था आई गेस वो। ओके, मैं इसीलिए पूछ रहा था ये क्वेश्चन, क्योंकि पूरन को खिलाने का अभी तक क्या रीजनिंग रहा है पंजाब का कि वाई पूरन ओवर मलान? नहीं, सबसे बड़ा रीजन तो वही है ना कि पूरन ने अभी तक उनके लिए ऐसा कुछ खराब किया नहीं था। उनके लिए वही है कि पूरन हमारा अभी के लिए बैट्समैन है जिसको हम बैक कर रहे हैं, और वही है ना कि पूरन वो स्ट्राइक रेट प्रोवाइड करता है जो मलान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मलान का, क्योंकि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज भी थी उसमें मलान के स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा खास नहीं थे, एवरेज स्ट्राइक रेट ही था उसका स्ट्राइक रेट था 120 5 गेम्स में। और वही है कि उनको 120 वाला बैट्समैन इतना नहीं चाहिए, और क्योंकि वही है ना पूरन हिट प्रोवाइड कर सकता है, तो एक मिडिल ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी देता है पूरन। हाँ, आई थिंक पूरन थोड़ा सा वही एक्सप्लोसिव स्टाइल है, एंड मलान थोड़ा एक्यूमुलेटर वाला जो मोड होता है उसमें बेटर करता है, क्योंकि उसका एवरेज भी अगर हम देखें T20 इंटरनेशनल्स का तो वो काफ़ी अच्छा एवरेज है उसका। ऑल्दो उसका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, उसका इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 144 है। बट फॉर सम रीजन ऑल्दो जब ये लोग इंडिया आए थे तो अहमदाबाद में ही खेल रहे थे और पिचेस ठीक थी, बट तब भी इतना ज़्यादा हिट कर नहीं पा रहा था मलान। तो मे बी वही है कि मे बी इंडियन पिचेस की वजह से, या फिर हाँ, कंडीशंस का असर पड़ सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में यूजुअली वो भी होता है ना, बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं होती हैं, एंड अहमदाबाद में यहाँ सारे मैचेस हुए थे जो थोड़ा आई थिंक ऑफ और लेग साइड में बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं तो हाँ, कंडीशंस का भी फर्क पड़ा होगा। इस मैच में है क्या कुछ और जो पॉइंट रह गया हो? नहीं, आई थिंक ये मैच तो हमने कवर कर लिया ठीक से। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ मैचेस दिल्ली में खेले गए हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे। जो पहला मैच जो सबसे पहले हुआ था वो चेन्नई वर्सेस हैदराबाद हुआ था। तो इस मैच में अगेन वही हुआ कि वार्नर का सरप्राइजिंगली काफ़ी स्लो इनिंग्स था। ही स्कोर्ड 57 ऑफ 55 बॉल्स, जबकि दिल्ली का बैटिंग विकेट था काफ़ी अच्छा, एंड दे वर एबल टू स्कोर 170 ओनली आफ्टर विलियमसन जब आया एंड उसने काफ़ी हिट किया। कुछ 10 बॉल्स में ही स्कोर्ड 25 प्लस। तो हाँ, आफ्टर दैट दे वर एबल टू रीच 170। हाँ, आई थिंक वही है कि वार्नर वही है कि फॉर सम रीज़न वार्नर अपने बेस्ट उसमें नहीं है। मे बी पता नहीं, मे बी कैप्टनसी का उसको वो लग रहा है, या वही उसको मे बी बीच में, क्योंकि वो सब भी आया था जब उसने एक इंटरव्यू दिया था कि जिसमें उसने बोला था कि फॉर सम रीज़न सिलेक्शन कमेटी डज नॉट थिंक मनीष पांडे इज फिट फॉर द टीम। तो बेसिकली आई थिंक वो वही सजेस्ट कर रहा था कि वो टीम उसके कंट्रोल में भी नहीं है, कि वरना नॉर्मली वी वुड एक्सपेक्ट कि आईपीएल में तो कैप्टन ही डिसाइड करेगा कि प्लेइंग 11 क्या है। बट वो उसने ऐसे स्टेटमेंट दिया था, और वही है वार्नर इतना एक्सपीरियंस, उसको पता है कब क्या किस टाइप का स्टेटमेंट देना है। तो आई गेस मे बी कुछ वही है कि उसको अपनी टीम भी नहीं मिल पा रही होगी, उसको थोड़ा वो भी है कि मिडिल ऑर्डर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो फ्रीली खेल नहीं पा रहा। तो आई गेस वही है कि इस वजह से फिर उन्होंने वार्नर को ड्रॉप भी कर दिया आज, और विलियमसन को अनाउंस कर ही दिया एज कैप्टन। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। इस मैच में जो मैंने देखा एक चीज़ कि वार्नर ट्राई बहुत कर रहा था शॉट्स मारने का, बट समाव या तो वो फील्डर के पास ही जा रहे थे या फिर वो टाइम नहीं कर पा रहा था। हाँ, मतलब जैसे मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ तो वार्नर का जो पोस्ट गेम कमेंट था तो वही है कि उसने प्रॉपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ मैं ही धीरे खेला, और वही कि मेरे को बार बार फील्डर्स मिल रहे थे इसलिए आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। वही उसने ही बोला भी कि आई प्रॉब्ली हिट 15 गुड शॉट्स टू द फील्डर्स। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी साउंड कर रहा है जो मैं जैसे मैं इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ उससे। तो आई गेस वही कि मे बी उसको थोड़ा उसने मे बी रिक्वेस्ट किया हो, या वही टीम ने अभी फील किया होगा ठीक है कोई बात नहीं तुम अभी ब्रेक ले लो फॉर द सेकेंड हाफ, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो नहीं है। विलियमसन तो है ही हमारे पास, विलियमसन कर लेगा अभी के लिए। हाँ, एंड पता है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना मनीष पांडे का इशू, कि वो लास्ट में एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, वो इस बार भी देखने को मिला था। इस मैच में परफेक्ट टेम्पलेट है कि वो काफ़ी बॉल्स खेल चुका था अपनी,
एंड उसके बाद भी वो अपना स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पा रहा था लास्ट के कुछ ओवर्स में। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था क्योंकि वार्नर भी उसी स्टाइल से खेल रहा था एंड मनीष पांडे तो वैसा खेलता ही है यूजुअली। तो आई थिंक लास्ट में जब ये दोनों आउट हुए हैं एंड जब विलियमसन एंड यादव वर हिटिंग, तब जाके ही उनका एक रिस्पेक्टेबल टोटल बन पाया, वरना ये 160 भी मुश्किल लग रहा था इनके लिए। हाँ, और वही जैसे हमने बोला कि दिल्ली की पिच तो इस बार जो लग रही है, मतलब पॉन्टिंग तो बोल रहा होगा कि ये पिच हमारे टाइम पे क्यों नहीं थी जब हम लोगों को चाहिए थी, तब तो इतनी स्लो विकेट थी। तो वही है, ये जो पिच है उस हिसाब से 160 वही काफी कम स्कोर था। ये नहीं पता कि वो बैट्समैन ऐसे वो कर रहे थे या फिर हम धोनी को भी क्रेडिट दे सकते हैं कि धोनी की फील्डिंग पोजीशंस ऐसी थी और वो लोग ऐसे सेट प्लान बना के आए थे अगेंस्ट दी स्पेसिफिक बैट्समैन। हाँ, एंड अगर चेन्नई की बैटिंग देखें तो काफी अच्छा बैट किया उन्होंने। उनके ओपनर्स दोनों ने 50 प्लस स्कोर किया था। एंड यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आई थिंक जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो काफी अच्छा खेल रहा है एज अ यंग प्लेयर। आई थिंक ये उसका सेकंड सीजन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हाँ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, इनफैक्ट लास्ट ईयर वो था ना जब लास्ट ईयर धोनी ने एक कमेंट दिया था कि बेसिकली धोनी से वही पूछा था कि आप लोग यंगस्टर्स को बैक क्यों नहीं कर रहे हो, जब वो लोग केदार जाधव को खिलाए जा रहे थे वो रन भी नहीं मार रहा था। तो धोनी ने ऐसे बोला था कि बट जितना भी अभी तक हमने यंगस्टर्स को देखा है उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो उन्होंने कुछ ऐसे दिखाया नहीं है कि हम उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो कर सके। और उसके जस्ट बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने इनके लास्ट के 3 मैचेस में 350 मारी थी लास्ट ईयर, और वही इस बार भी उसने वही कंटिन्यू किया है काफी। और स्ट्राइक रेट भी उसने इनफैक्ट काफी इंप्रूव किया। लास्ट ईयर उसका स्ट्राइक रेट 120 था, इस बार 129 130 टच कर रहा है स्ट्राइक रेट। हाँ, इस इनिंग्स में दिल्ली में तो उसने 170 के स्ट्राइक रेट से खेला है। उसने 44 बॉल्स में 75 मारे हैं। एंड इस बॉलिंग लाइनअप पे राशिद भी था, एंड फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर वो राशिद को पिक कर रहा था हैंड से, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। एंड वो आउट राशिद की बॉल पे ही हुआ इवेंचुअली, बट उसने राशिद की काफी बॉल्स को पिक करके अच्छे से मारा है। हाँ, इनफैक्ट मैं जा रहा हूँ, अगर मैं उस ओवर में, तो जिस ओवर में राशिद ने उसको आउट किया उस ओवर में ही उसने 3 चौके मारे थे राशिद को। हाँ एग्जैक्टली, तो वो ओवर काफी इवेंटफुल था। जब मैंने जब लाइव देख रहा था तो उस ओवर के एंड में जब राशिद ने विकेट लिया तो वो काफी ऐसे फ्यूरियस होके कह रहा था कि अच्छा मुझे मारेगा। एंड फाफ ने अगेन अच्छा परफॉर्म किया ही। फाफ का एक जो चीज है वो जो MI वाला मैच था नेक्स्ट, उसमें काफी इवेंटफुल चीज हुई थी, उस पर आएंगे बाद में। एंड इस मैच में और कुछ है क्या जो हमने टच नहीं किया? नहीं, आई गेस नेक्स्ट मैच पे ही चलते हैं। अच्छा हाँ, बिफोर नेक्स्ट मैच पे जाएं, ये CSK की 5th कंसेक्यूटिव विन थी। हाँ, और मतलब अभी भी मतलब ऑल्दो वही जो अभी हम मैच डिस्कस करेंगे, ऑल्दो वो उनके जैसा वो चाहते थे वैसा गया नहीं, बट वही परफॉर्म वो CSK अच्छा अभी भी गया। काफी अच्छा ही कर रहे हैं। और वही है Yes. CSK में फॉर सम रीजन ये इतने सालों से देखते आ ही रहे हैं कि वही है कि कोई भी प्लेयर आता है वो चल ही जाता है, और लिटरली हाँ। कोई भी प्लेयर आता है वो समहाउ क्लिक कर जाता है CSK में। मे बी वही है कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं प्लेयर्स को। तो हम सीधे CSK के नेक्स्ट मैच को पहले देख लें क्या? हाँ, CSK के ही नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। ठीक आई है। थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग मैच था। मैं वही सोच रहा था कि मतलब जब तक पुलार्ड है, मतलब जब लास्ट के 5 ओवर बच गए थे और उनको तभी भी काफी रन चाहिए थे, बट मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि चेन्नई को बस एक बॉल चाहिए, एक बॉल का गेम बचा है कि बस अगर उन्होंने एक अच्छी बॉल पे पुलार्ड की विकेट ले ली तो मैच तभी खत्म हो जाता। ऑल्दो पांड्या ने भी मारे, बट मेरे को नहीं लगता वही कि पांड्या भी आउट हो ही गया था, तो वही है कि और कोई कर पाता जो पुलार्ड ने किया। हाँ ट्रू, एंड वो बॉल आई थी, वो मोमेंट आया था, वो बहुत इजी कैच था फैफ के लिए। एंड आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स फैफ के पास वो कैच आ रहा था जो वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर्स होगा टीम में, एंड उसने वो आराम सा कैच छोड़ दिया। एंड वो आया था 2 ओवर बचे थे जब, एंड तब भी MI के पास काफी रन्स थे चेस करने के लिए। तो मैच कुड हैव बीन डिफरेंट अगर वो कैच ले लिया होता उसने। हाँ, आई थिंक उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाते। और वही है, इसके बाद मेरे को वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि वो पोस्ट मैच इंटरव्यूज में कैप्टन्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसमें। तो जैसे इसमें था धोनी ने बोल दिया था कि वही है कि आई डोंट थिंक मैं अपने बॉलर्स को ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि वही हमने भी इतने रन मारे ही हैं, तो वही है कि पिच ही ऐसी है, बट वही है कि कैचेस की वजह से ही हम हारे हैं। एंड राइडू ने भी बहुत अच्छा खेला है। हाँ, राइडू बहुत के ही शॉट्स अच्छे थे बहुत।
ओ मैंने इनिंग्स तो लाइव नहीं देखी, बट हाँ मतलब वही 7 सिक्सेस थे सारे, मतलब कैसे थे, क्लीन हिट्स थे? तूने लाइव देखा? काफी हाँ मतलब प्रॉपर हिट्स थे, मतलब दूर तक गए थे। आई थिंक एक हिट था जो मिस हिट होके ऐसे पीछे छक्का चला गया था टॉप एज लग के, बट अदरवाइज सारे ऐसे फ्रंट ऑफ द विकेट वी में मार रहा था वो, एंड काफी डोमिनेट किया उसने, एंड आई थिंक हर बॉलर के अगेंस्ट डोमिनेट किया उसने, तो वो इनिंग काफी अच्छी थी। और मतलब वही And, 4 ओवर हाँ। में बुमराह 1 for 56, ये तो नहीं देखने को मिलता, और बुमराह को ये, भी उसने हाँ। काफी मारा। हाँ, बुमराह को उसने मारा, बुमराह को आई थिंक सबने मारा बहुत। हम्म, डू प्लेसी एंड मोइन भी काफी अच्छा खेल रहे थे स्टार्टिंग में, हम्म, बट हाँ ये राइडू का इनिंग तो पूरा ओवरशैडो कर दिया उन्हें। हाँ जब मैच का फर्स्ट हाफ ओवर हुआ था तो ऐसे कमेंटेटर्स वही कह रहे थे कि मुंबई तुम्हें बॉलिंग करनी थी ना पहले, अब करो चेज। एंड वैसे अगर देखें तो जो ओपनर्स थे मुंबई के, उन्होंने भी कोई ऐसा ज्यादा फास्ट नहीं खेल पा रहे थे वो। सो मैं देख रहा हूँ अभी डिकॉक का भी 135 का ही स्ट्राइक रेट था, एंड रोहित शर्मा का भी 140 कुछ का स्ट्राइक रेट था, एंड ये दोनों अपने 30s में आउट हो गए थे। एंड अगेन कृणाल ने भी सपोर्ट किया था अच्छा, बट उसका भी इनिंग कोई ज्यादा फास्ट नहीं था, वो भी ऐसे 130s में ही था स्ट्राइक रेट। सिर्फ पोलार्ड ही है जिसने वो पूरा बड़ा डिफरेंस कवर किया है रन्स और बॉल्स का। हाँ इनफैक्ट मेरे को याद है कृणाल तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक रनर बॉल ही खेल रहा था वो, तो वही था कि उसने लास्ट की ऐसे 4-5 बॉल में एक्सेलरेट किया, वो एक पॉइंट पे 17 of 17 था, उसने बस लास्ट की 6 बॉल पे यही अपना स्कोर डबल कर दिया। हाँ, एंड आई थिंक जो लुंगी अंगीडी है चेन्नई का बॉलर, उसके लिए काफी गंदा दिन था। सो ही गेव अवे 62 रन्स इन 4 ओवर्स, एंड उसने एक भी विकेट नहीं लिया, एंड राइडू ने स्पेशली उसको बहुत ठोका है। हाँ और वही था एंगिडी, वही राइडू ने ओह उसने, सॉरी, पोलार्ड राइडू ने ने, नहीं। हाँ। हाँ पोलार्ड, हाँ पोलार्ड ने। हाँ, और वही एंगिडी यॉर्कर डाल ही नहीं पा रहा था, फुल टॉस पे फुल टॉस, फुल टॉस पे फुल टॉस। एंड एक मेरी थ्योरी ये भी है कि बिकॉज अरुण जेटली स्टेडियम बाउंड्री लेंथ बहुत छोटा है, तो पोलार्ड के मिस हिट्स बहुत आराम से जा रहे थे 6 के लिए। हाँ हाँ, और वही है ना, इसी वजह से ही स्कोर भी हमें इतना वो मिला, पूरा मैच इतना हाई स्कोरिंग था। एंड जितने भी मैंने देखे सिक्सेस बोथ चेन्नई और मुंबई के, जितने मतलब मिस हिट्स थे यूजुअली वो सिक्सेस के लिए गए हैं काफी। इसमें ज्यादा फायदा उनका होता है जो थोड़े ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं ना, पोलार्ड जैसे लोग, पांड्या जैसे लोग, थोड़े उनको काफी फायदा होता है। हाँ वो वही है ना, वो किसी भी बॉल को मिस टाइम भी कर देंगे तो भी वही वो 6 चला ही जाएगा। हाँ, एंड मैंने ये चीज भी देखी, मतलब वैसा आई थिंक धोनी तो वैसे ही रहता है, बट आफ्टर द मैच धोनी को ऐसा देख के लग नहीं रहा था कि वो थोड़ा भी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसको पता था उसकी टीम ने बैटिंग अच्छी करी, एंड मुंबई की केस में भी पोलार्ड चल गया, वरना मतलब उनकी बॉलिंग भी आई गेस ठीक ही थी। तो आई थिंक धोनी एज अ कैप्टन वाजंट दैट डिसअपॉइंटेड। अच्छा वो पता नहीं, मेरे को तो जितना याद है लास्ट के 2 ओवर्स में मेरे को बहुत वो वैसा दिख रहा था कि हाँ ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं टाइप्स, हाँ हाँ कि हाँ, वो थोड़ा पोलार्ड खेल रहा है तो वही। हाँ, और वो मेरे हाँ, को तो दिख रहा था वो कि खासकर एनगीडी के अगेंस्ट, जब एनगीडी फुल टॉस डाल रहा था तो उसका वो वैसे वाला ही रिएक्शन था। इनफैक्ट मेरे को जितना याद है वो एनगीडी के पास गया भी नहीं था कि बस क्या ही, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं, अब ये क्या ही कर सकते हैं टाइप्स। हाँ। एंड तूने वो देखा था कि पोलार्ड का वापस जब ड्रेसिंग रूम में आया था तो उसका मुंबई इंडियंस ने वीडियो डाला था उसके बाद, मतलब ऐसे बहुत छोटा वीडियो है, 30 सेकेंड्स का होगा कुछ, एंड उसमें कुछ नहीं, बस पोलार्ड ऐसे वो है ना अपने हाई में था कि अब बोलो कौन मेरे क्रिटिक्स क्या कह रहे थे मेरे बारे में। मैंने सोचा यार इतने दिन बाद तो ये चला है एक बार, ठीक है। बट आई थिंक वही है ना, पोलार्ड का रोल ही वही है टीम में कि हाँ ठीक है, कि मतलब बाकी सारे प्लेयर्स का ये होता है कि वो सपोर्ट देते हैं टीम मैच में, या फिर वही है कि वो ठीक है किसी और के सपोर्ट के साथ मैच जिता दिया। पोलार्ड जब मैच जिताएगा वो सिंगल हैंडेडली मैच जिताएगा, जैसे ये मैच है ये बिल्कुल खत्म मैच था, ठीक है 2 पॉइंट्स खत्म हो गए टीम के, उससे नेक्स्ट मैच की तैयारी करते हैं, बट वही है पोलार्ड सिंगल हैंडेडली टाइप्स मैच जिताया है वो उसने पूरा। और वही पोलार्ड की स्पेशलिटी है कि अगर उसने 2 मैच भी ऐसे जिता दिए पूरे सीजन में तो काफी है। यस, एंड आई थिंक मुंबई के लिए जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई टॉप 3 में तो नहीं था, एंड टॉप 3 से काफी डिस्टेंस पे था, बट आई थिंक उसका एक रीजन जो रोहित शर्मा भी कह रहा था रिसेंटली किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो जहां वो पहले खेले हैं, आई थिंक चेन्नई में वो बहुत खेले हैं अभी तक, तो वहां का विकेट अगेन उन्हें सूट नहीं कर रहा था जिस तरीके की उनकी लाइनअप है।
हाँ सो उनका बैटिंग हैवी काफी लाइनअप है जो काफी ज्यादा हिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे पोलार्ड है, पांड्या है, स्काई हो गया थोड़ा बहुत। तो अगेन हाँ ये सारे प्लेयर्स, इनको दिल्ली बहुत सूट कर रहा है एंड वो दिख भी रहा है, उनने 2 में से दोनों मैच जीत लिया। हाँ, इनफैक्ट वही था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिल्ली का विकेट भी उनको थोड़ा वैसे ही मिलेगा। तो मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी इस साल थोड़ा वही रहेगा, क्योंकि काफी उल्टा हो गया था। डीसी को जो है दोनों स्टेडियम काफी अच्छे मिल गए थे, उनके मेजर दो स्टेडियम्स वानखेड़े और अहमदाबाद हैं। और मुंबई को एकदम उल्टे मिले थे। मुंबई को मिले थे यही चेन्नई और दिल्ली। चेन्नई और दिल्ली, बट वही है, दिल्ली की पिच इस बार ऐसी हो गई कि वो उनको फायदा हो गया। हाँ, एंड जो दूसरा मैच था मुंबई का, वो था अगेंस्ट राजस्थान, एंड हाँ वो भी दिल्ली में ही था। तो इसमें भी यही हुआ स्टोरी कि मुंबई वाज चेजिंग एंड उन्होंने आराम से बना दिए, क्योंकि राजस्थान ने अगेन उतना स्कोर नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। तो राजस्थान का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, दे वर बैटिंग फर्स्ट एंड आई थिंक दोनों ओपनर्स अच्छा खेल रहे थे, बटलर एंड जायसवाल। और उसके बाद लेकिन जो लास्ट के डेथ ओवर्स थे उसमें मुंबई ने स्पेशली बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया था उन्हें। अगर तू देखेगा तो शिवम दुबे के जो वो है रन्स हैं, उस वो बहुत ज्यादा बॉल्स लेके उसने बनाए हैं। तो हाँ, अगेन और वही है ना, पूरा कॉन्ट्रास्टिंग वही कि जैसे देखा चेन्नई के अगेंस्ट बुमराह को रन पड़े थे, बट इसमें हाँ बुमराह के लास्ट के 2 ओवर, डेथ ओवर्स में उसने 9 रन दिए थे और 1 विकेट। 1 ओवर 5 रन का, 1 ओवर 4 रन का, और ये 17th और वाह 19th ओवर थे। तो वही है ना कि हाँ पूरा वो वही खत्म कर देते हैं एकदम, जो भी मोमेंटम वगैरह होता है। 2 ओवर ऐसे गए तो पूरा सब कुछ खत्म ही हो गया। हाँ, तो राजस्थान एक पॉइंट पे लग रहा था कि 190 तक पहुंच जाएगा, बट हम्म, हाँ फिर उसके बाद मुंबई को 172 का टारगेट मिला एंड उन्होंने बहुत आराम से बना दिए। क्विंटन डिकॉक काफ़ी अच्छा खेला था, ऑल्दो क्विंटन डिकॉक उतना फास्ट नहीं खेला, बट उससे ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी बिकॉज दूसरे साइड से भी जो भी आ रहा था वो अच्छा कर रहा था। स्काई आया कुछ टाइम के लिए लेकिन उसने अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेला, कृणाल तो खेला ही था एंड देन पोलार्ड ने भी आके मार लिए थे रन्स। तो और आराम वही से है मतलब डिकॉक कंफर्टेबल को। चेस थी। और आई थिंक वही डिकॉक को ये इनिंग्स चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले डिकॉक कुछ भी नहीं चल रहा था, उसके 5 मैच में अराउंड 80 रन्स थे। हाँ और उसका स्ट्राइक रेट भी कुछ नहीं था, मतलब स्ट्राइक रेट भी आई थिंक, मतलब इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था दिल्ली आने से पहले। हाँ, आई थिंक दिल्ली आने से पहले की बात है, मुंबई इंडियंस के मिडल ऑर्डर में सबका स्ट्राइक रेट ऐसे था। डिकॉक का स्ट्राइक रेट लेस देन 100 था, दोनों पांड्या ब्रदर्स और पुलार्ड, इन चारों का स्ट्राइक रेट लेस देन 100 था। और एवरेज भी सबका ऐसे ही था, 10 से 15 के आसपास। हाँ तो आई थिंक एंड वही है कि डिकॉक हाँ को ये इनिंग्स चाहिए थी कि वही करने के लिए, कि सॉर्ट ऑफ वही अब वो वापस फॉर्म में आ जाए एक तरीके से। हाँ, एंड मैं ये भी एक स्टार्ट देख रहा था अभी, अब तो फिर भी मुंबई इंडियंस के 2 मैचेस हो गए दिल्ली में, बट उसके हम्म, बाद भी आई थिंक अभी टॉप 15 जो रन स्कोरर्स हैं आईपीएल में उसमें बस एक रोहित शर्मा ही है मुंबई से। ओ तो जो कि काफी वियर्ड है मुंबई जैसी टीम के लिए, एंड आई थिंक उसका एक रीजन यही होगा कि उनके मोस्ट ऑफ द मैचेस चेन्नई में खेले गए हैं। नहीं, बट एक्चुअली वो हो ना कि मतलब हाँ, ऑब्वियसली इतना कम नहीं कि 15 में एक ही हो, बट यूजुअली अगर तू नोटिस करेगा, मुंबई से ब्लू ऑरेंज कैप नहीं निकलते। सचिन हाँ तेंदुलकर के अलावा मेरे को नहीं लगता उसके बाद और किसी को भी कभी ऑरेंज कैप मिला है। हाँ करेक्ट। और बट उनका बॉलिंग में सही रहता है। जैसे मेरे को लास्ट ईयर भी याद है, लास्ट ईयर भी बोल्ट और बुमराह दोनों ही एकदम लीडिंग विकेट टेकर्स में थे। तो उनका बॉलिंग वही है ना स्ट्रांग कि रहता है। हाँ, बॉलिंग ही टूर्नामेंट जिताती है, तो इनका बॉलिंग में ये काफी स्ट्रांग रहते हैं। और बैटिंग में वही है ना कि बैटिंग में ऑरेंज कैप हमें उस टीम से देखने को मिलेगी जो टीम एक बैट्समैन पे थोड़ी ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। जैसे अभी अगर हम टॉप भी देखें, जैसे केएल राहुल है, शिखर धवन भी है थोड़ा सॉर्ट ऑफ, कि शिखर धवन भी सॉर्ट ऑफ पिलर है। फिर उसके बाद संजू सैमसन है। तो ये सब सॉर्ट ऑफ वही है कि ये टीम्स वही है कि कुछ ना कुछ ऐसे करके कि बैट्समैन एक ही बैट्समैन या एक दो बैट्समैन पे ही डिपेंडेंट होती है ज्यादा। मुंबई जैसी टीम है, उनके पास 7 बैट्समैन है, सातों ही ऐसे बराबर खेल सकते हैं। तो हाँ उनको वही है कि किसी एक बैट्समैन को वो नहीं होता कि मेरे को एंकर करनी है इनिंग्स, तो वो रहे कि उसके फिर रन्स एक्यूमुलेट होते रहे। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन उनका इक्वल सा रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हाँ, हम्म तो सारे थोड़े वैसे ना, मतलब बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं।
हाँ, मतलब सोच ईशान किशन बाहर बैठ रहा है तो बाकी हाँ टीम्स मरेंगी कि ईशान किशन जैसे प्लेयर को 11 में ले आए। मतलब करेक्ट। आरआर बोलेगी कि हमें क्या क्या खिलाने पड़ रहे, सनराइजर्स बोलेगी हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है, इंडियन मिडिल ऑर्डर। हाँ दिल्ली हाँ के पास भी वही है, अय्यर इंजर्ड हो गया तो अब उनके पास कोई नहीं है, रहाणे चल नहीं रहा है और उसके बाद लिटरली कोई नहीं है उनके पास। तो आई थिंक मैचेस डिस्कस हो गए। एक अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि केएल राहुल हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो वो आज का मैच नहीं केएल खेलेगा। राहुल हाँ, एंड ही क्या हो अंडरगो गया सर्जरी, उसको? एब्डोमेन पेन। अच्छा, हाँ, तो वो तो तो आई थिंक काफी टाइम तक फिर नहीं खेलेगा अगर उसका सर्जरी होगा तो। हाँ अभी फुल डिटेल्स तो नहीं है कि कितना टाइम मिस आउट करेगा, बट हाँ आई गेस वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि वही है ना कि ऐसे कुछ प्लेऑफ हाँ की इनके कुछ ज़्यादा ग्रेट चांसेस हो या वो, तो आई गेस कि, और वही है ना कि रिस्क तो नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आई गेस मे हाँ, बी वी एंड कैन एक्सपेक्ट यही का यही लिखा है कि इट इज अनलाइकली ही विल बी बैक फॉर रिमाइंडर ऑफ आईपीएल। हो। ये किस में देखा तूने? इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, ओ। तो पंजाब के लिए अब कौन हो सकता है हम्म, कैप्टन एंड थोड़ा हैंडल करने के लिए सब कुछ स्क्वाड में? ओ हाँ, गुड क्वेश्चन। पंजाब के स्क्वाड में ऐसे कोई वो तो नहीं है नेचुरल सेकंड लीडर। अगर मयंक अग्रवाल होता तो वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि मयंक अग्रवाल को बना देते ये लोग। इंजर्ड है क्या अभी मयंक हाँ, अग्रवाल? मयंक अग्रवाल इंजर्ड है। अब आई एम नॉट श्योर कि वो वापस अगर आज आ रहे हैं या नहीं। अगर आज वापस आ रहा है मयंक हम्म, अग्रवाल तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मयंक अग्रवाल को ही ये लोग कैप्टन बनाएं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी और को इनको बनाना चाहिए, फॉरेन प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं। मे बी फिर उसके बाद आई थिंक एक ही ऑप्शन बचता है इनके पास कि आई गेस या तो वो शमी को बना दे। आई डोंट थिंक कि यूजुअली फास्ट बॉलर्स को कैप्टन तो बहुत कम ही बनाया जाता है फॉर वेरियस रीजंस। कभी कभी हम्म उन्हें रेस्ट भी करना पड़ता है। तो हम्म हम्म। हाँ, अनलाइकली, मयंक के कंपैरिजन में तो अनलाइकली ही है हाँ कि नहीं, अगर शमी मयंक, कैप्टन बने। हाँ बट अगर मयंक आज भी इंजर्ड रहा और मयंक आज का गेम नहीं खेलेगा, हाँ अगर मयंक होता है तो फिर आई वुड एक्सपेक्ट कि अनिल कुंबले मयंक को ही बनाएगा। बट अगर मयंक नहीं होता है उस केस में, डू यू थिंक क्रिस गेल का कोई चांस है? नहीं मतलब मेरे को लगता तो नहीं, और आई डोंट थिंक कि क्रिस गेल खुद भी वो करेगा, क्योंकि वही है ना, क्रिस गेल थोड़ा वैसा सही है, फ्री फ्लोइंग सा हाँ कि। वो तो है, बट ऐसे टाइम्स में जब ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है और क्रिस गेल बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बट आई गेस अगर एक मैच के लिए होता तो गेल को बना सकते थे कि हाँ ठीक है एक मैच के लिए वो है, बट अब अगर वो मिस करेगा ही तो हम्म, फिर आई गेस उनको कुछ लॉन्ग टर्म टाइप सोचना ही पड़ेगा। हाँ। एंड डू यू थिंक कि अब मलान का डेफिनेटली चांस है 11 में आने का, बिकॉज राहुल भी नहीं है तो उन्हें एक रिलायबल बैट्समैन और चाहिए ही होगा, या हाँ फिर आई वो गेस, कैसे हाँ फिर 4 में फिट कैसे होगा? हाँ आई गेस मतलब इनफैक्ट आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर वो पूरन को ड्रॉप नहीं करते। और हाँ वही है ना, क्योंकि अब ओपनर भी चला गया तो आई गेस फिर ओपनिंग में भी वो दिक्कत रहेगी, तो आई गेस फिर मलान आ जाएगा तो मलान कैन ओपन, और फिर वही मे बी वही कि गेल को भी ऊपर ले आए। पंजाब का मैच आज ही है रात हाँ में। अगेंस्ट डीसी में, हाँ। ठीक है, तो इसके अलावा एक जो मुझे न्यूज़ डिस्कस करनी थी वो थी वार्नर को ड्रॉप करना फ्रॉम हाँ कैप्टनसी, एंड अभी तो टीम से भी बाहर है आई थिंक। हाँ तो मुझे ये पूछना था कि उसको कैप्टनसी से हटाया इसीलिए भी गया है क्योंकि ये श्योर थे कि टीम से भी इसको ड्रॉप करेंगे अभी? हाँ मतलब आई गेस मतलब मेरे को तो यही लग रहा है कि अगर ड्रॉप नहीं कर रहे होते टीम से तो आई गेस कैप्टनसी भी नहीं हटाते। आई गेस उनको कैप्टनसी से हटाना ही इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें ड्रॉप करना, आई थिंक ड्रॉप करने का डिसीजन पहले आया, उसकी वजह से कैप्टनसी हटानी पड़ी। एंड जैसे मैंने अभी देखा आई थिंक मोहम्मद नबी जो है वो उसका रिप्लेसमेंट है एज अ फोर्थ फॉरेन प्लेयर। तो हम्म मोहम्मद नबी, डू यू थिंक वो ज़्यादा कुछ ला रहा है टेबल पे एज कम्पेयर टू वार्नर? आई नो वो ऑलराउंडर है, स्किल सेट ही हम्म डिफरेंट हो गया, हम्म बट क्या हमारे पास इंडियन ऑलराउंडर्स नहीं है हैदराबाद में जो उसका काम कुछ हद तक कर सकते हैं ऑलरेडी?
आई गेस नहीं, क्योंकि मतलब वैसे तो कहने के लिए इनके पास वो सब है, विजय शंकर है, करने को केदार जाधव भी बॉलिंग कर सकता है, और अब्दुल समद भी है इनके पास। बट वही है ना, वो नबी के पेडिग्री का नहीं है। ऑल्दो आई डोंट थिंक ये कोई वो डिसीजन है, क्योंकि नबी इतनी बैटिंग नहीं ला सकता जितनी हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे, वार्नर से। हाँ और नबी की बॉलिंग भी मेरे को नहीं लगता कि इतनी कुछ खास वो है। तो हाँ मेरे को तो इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था, अगर आई एम नॉट श्योर जेसन रॉय आ चुका है या नहीं टीम के साथ है या नहीं, बट आई गेस है जेसन रॉय, तो इजीली ओके लाइक फॉर लाइक सॉर्ट ऑफ कि वार्नर की जगह ये लोग जेसन रॉय को ला सकते थे। तो उसमें वही हो जाता ना, ओके बेयरस्टो और रॉय की ओपनिंग भी। हाँ हाँ हाँ। एक तो आई थिंक इनकी टीम मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू चल रहा था कमेंटेटर्स के साथ इस मैच के स्टार्टिंग में। तो आई थिंक उसमें वो लोग ये बोल रहे थे कि ये जो वार्नर को निकाला गया है दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड दे आर श्योर। एक तो ये चीज़ पक्का है कि जो 4 फॉरेनर्स हैं उसमें राशिद खेलेगा, उसमें विलियमसन खेलेगा एंड उसमें बेयरस्टो खेलेगा। तो अब जो फोर्थ स्पॉट बचता है वो फोर्थ स्पॉट कौन लेगा, क्या वो वार्नर लेगा या कोई और लेगा? तो वो फोर्थ स्पॉट क्या ज़्यादा सूटेबल लग रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग ऑप्शंस? मतलब एक्चुअली इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, सनराइजर्स काफी इंडियन बॉलिंग हैवी है, और इनके पास वही है, इंडियन बैट्समैन नहीं है बट इनके पास इंडियन बॉलर्स काफी अच्छे हैं। और फॉर सम रीजन इस बार वो लोग चल नहीं पा रहे हैं, मतलब सब लोगों का सीजन एवरेज ही गया है। भुवनेश्वर कुमार ने 5 मैचेस खेले, उसका इकोनॉमी रेट 9 का है। संदीप शर्मा भी पहले तो इनके साथ स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं था, अभी रिसेंटली आया है, बट अभी भी उसका इकोनॉमी रेट 11 का है। खलील वगैरह ये सब कोई कुछ नहीं कर पा रहे। नटराजन आई गेस, नटराजन आई थिंक इंजर्ड हो गया था, तो नटराजन भी बाहर हो गया है। तो वही है, इनका इंडियन बॉलिंग लाइनअप चल नहीं पा रहा है। इसी वजह से आई गेस उनको स्ट्रेंथ लाने के लिए नबी जैसे को खिलाना पड़ रहा है। वरना अगर इनका इंडियन बॉलिंग लाइनअप डिलीवर करता तो ठीक है, ये लोग खिला सकते हैं 3 प्लेयर्स को, 3 फॉरेन बैट्समैन। हाँ अगर एंड फिर 3 जेसन रॉय का भी चांस था। हाँ। तो हाँ, जो अभी मैच चल रहा है उसमें जॉस बटलर है स्कोर्ड 120 4 ऑफ जस्ट 64 बॉल्स एंड राजस्थान ने 220 मारे हैं फ्रॉम देयर 20 ओवर्स। एंड अभी जो चेस चल रही है हैदराबाद की 12.5 ओवर्स में जस्ट 100 रन ही हैं। तो मुश्किल लग रहा है एज ऑफ नाउ, बट अगेन अ हाई स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग इन दिल्ली जो कि बहुत पैटर्न बनता जा रहा है। हाँ, और वही है कि वही सारे बॉलर्स को मारा है उन्होंने। नबी ने, वही जैसे हम बात कर रहे थे, नबी आया है रिप्लेसमेंट, बट वही 1 ओवर ही डाला है, 1 ओवर में 21 थे उसके, फिर उसके बाद वो दोबारा लेके ही नहीं आए। और वही वो ओवर में सिर्फ बटलर ने मारा है उसको, बटलर ने ही सारे रन्स मारे थे उस ओवर। हाँ और वही जैसे जो हम वही बात कर रहे हैं मेन, कि एसआरएच का बॉलिंग लाइनअप ही वही है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और तो हाँ वही है, राशिद खान एकदम और कुछ हो ना हो, राशिद खान कांस्टेंट है, 4 ओवर 1 फॉर 24। हाँ यस। हाँ, नहीं मतलब वो बंदा तो इतना कांस्टेंट कंसिस्टेंट है कि 70 आईपीएल मैचेस और अभी भी उसका इकोनॉमी रेट 6.25। वाओ। एंड मेन रीजन वही है कि आई थिंक उसको अभी भी पिक नहीं कर पाते लोग। और काफी रीजन उसका भी हो जाता है कि रेपुटेशन का भी, कि वही है कि ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, एसआरएच के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रशीद को बस निकाल दो चुपचाप। हाँ एंड आई थिंक ये उसके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब लोग उसको विकेट कम दे रहे हैं अपना, दो वो स्लो हाँ, खेलते हैं उसके अगेंस्ट, बट उसका आई थिंक जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा ऊपर ही गया है, या एवरेज बोलेंगे यहाँ पे। बट वैसे तो हाँ। उसका एवरेज कम ही होता गया है सीजन बाय अच्छा सीजन। जब ओके। उसने स्टार्ट किया था तब उसका 21-22 था, और लास्ट के 2 सीजन में उसका एवरेज 17 है। एंड स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट सिमिलर ही है, इस सीजन थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल वो वही है, 19 से 20 के अराउंड ही, 19 से 21 के अराउंड ही, कंसिस्टेंट ही है, ज्यादा चेंज नहीं। हाँ क्योंकि वही है ना, उसका इकोनॉमी रेट भी वही है ना, कंसिस्टेंट ही है, तब से स्टार्टिंग से इतना ही है। इनफैक्ट वही है, उसका आईपीएल में सबसे कम इकोनॉमी रेट है उसका। ठीक है। और मतलब कोई क्लोज भी नहीं आता, मतलब क्लोज जो अगर कोई आएगा, बाकी सारे जो हैं वो तो वही है कि पहले के टाइम पे खेले जब इतने रन्स भी नहीं पड़ते थे, अनिल कुंबले, मेगरा, मुरली,
इन्होंने मैचेस भी कम खेले हैं। अगर कोई कंपेयर करने पे आता है तो फिर वो आता है सुनील नारायण, उसका 6.78 है। और बट वही अब हमें दिख ही रहा है कि सुनील नारायण की अब कंसिस्टेंसी कुछ बची नहीं है। उसका आई थिंक वो एक्शन वाला जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद से कुछ हो रहा है। हाँ हाँ। एक चीज जो मैं सोच रहा था कि हैदरा यूजुअली हर टीम में ही कुछ एक दो पावर हिटर्स होते हैं जो जिनमें स्ट्रेंथ होती है रॉ एकदम। एंड सनराइजर्स के केस में यूजुअली वो रोल बेयरस्टो का है। एंड अभी जैसे जो दिल्ली जैसा पिच है तो वहाँ पे बेयरस्टो का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे पोलार्ड चल रहा है मुंबई के लिए एंड बाकी टीम्स के लिए भी कोई कोई चल रहा होगा दिल्ली में। तो उस तरीके से अगर बेयरस्टो परफॉर्म करे मे बी ज़्यादा तो अच्छा है। जैसे अभी बटलर ने मारे हैं बहुत रन राजस्थान के लिए, तो आई थिंक उस वैसे ही देखें तो बेयरस्टो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परफॉर्म करना। हाँ, एंड मतलब सबसे बड़ी बात वही आ जाती है ना दोबारा से कि बाकी टीम्स जो है ठीक है, अगर उनके पास पावर हिटर्स हैं तो लेकिन उनके पास फिर ओपनर्स भी हैं। कि जैसे अगर हम केकेआर देखें तो हाँ ठीक है, टॉप में नीतीश राणा अच्छा खेल रहा है, नीचे आके रसल मार देगा। डीसी में ऊपर शॉ और वो हैं हमारे पास धवन, नीचे पंत और आके हेटमायर मार देंगे। ऐसी सब टीम्स के पास है। बट वही है ना कि इनकी टीम ही इतनी वही है कि बेस्टो को भी पता है कि अगर मैं चलूंगा नहीं तो बस फिर मेरे बाद कोई है ही नहीं पावर हिटर। हाँ तो वही, और सो इस राजस्थान में भी आज राजस्थान के दो पावर हिटर्स राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस, दोनों की बैटिंग ही नहीं आई है। बट वही है उनको पास हाँ वही है ना। बट वही है कि नोइंग कि हमारे पास ये दोनों हैं नीचे, बैट्समैन थोड़ा ज्यादा फ्रीडम से खेल सकते हैं कि हाँ ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा सा वो पहले से एक्सेलरेट करना शुरू कर सकते हैं डेथ ओवर्स में भी, कि ठीक है हम 14th ओवर से ही मारना शुरू कर देते हैं, हमारे पास अभी विकेट्स बहुत है, आउट होने का भी इतना कोई वो नहीं है, प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो ये वो डेथ ओवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं इजीली। एंड आई थिंक यही उनके साथ लास्ट टाइम दिक्कत हो गई थी कि जब वो लास्ट मैच अपना खेल रहे थे दिल्ली में, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तो अगेन यही हुआ था कि मिलर वगैरह तक ज्यादा आ ही नहीं पाया था चांस बैटिंग करने का। राहुल तेवतिया क्रिस मॉरिस ये लोग बैट ज्यादा कर ही नहीं पाए थे एंड ऊपर ही ऊपर रिस्क ले नहीं पा रहे थे या फिर रिस्क ले रहे थे तो बच गए, बट उनके विकेट्स भी रह गए एंड वो डेथ में ज्यादा स्लॉग भी नहीं कर पाए। हाँ आई गेस वो वही था, आई थिंक शायद वो पहला मैच था दिल्ली में या सेकंड मैच था, तो वही था। तब तक मे बी वही है कि दिल्ली की पिच ऐसी है, इतना हिट कर सकते हैं, इतना वही नहीं होगा कि फ्री फ्लोइंगली खेला ही नहीं, थोड़ा वही कि हाँ ठीक है इतना ही पार स्कोर है। थोड़ा सा मे बी उन्होंने किया होगा कि हाँ ठीक है मे बी हम 5-10 रन शॉर्ट थे, बट उसके बाद से जब देखा कि मुंबई ने इतना इजीली चेस कर लिया, उसके बाद से मे बी टीम्स ने थोड़ा ज्यादा असेस करना शुरू किया होगा कि नहीं ये पिच थोड़ी वो है, यहाँ पे मारना ही पड़ेगा स्टार्ट से ही। ठीक है आई गेस अब तो हमने सब कवर कर ही लिया इस बार, हाँ रैप कर लेते हैं फिर। ठीक है हाँ। Okay guys, thanks for listening and we'll catch you in the next one.